हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक और कांस्टेबल, इन चारों एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों के लिए जनरल साइंस जो है आप लोगों से पूछी जाती है। अभी जो जनरल साइंस आती है दोस्तों, उसके अंतर्गत कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से इजी लेवल के होते हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों, हम जो है इस वीडियो के माध्यम से या इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से जनरल साइंस की, हम जो भी जनरल साइंस के अंदर पूछा जा सकता है उस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। यानी ये पर्टिकुलर कोई आप सोचे कि अगर हम जो है सिर्फ और सिर्फ एलडीसी एग्जाम के लिए काम आएगी क्या सर, हमारे वनपाल में नहीं देख सकते? अरे भाई, जनरल साइंस है तो वो एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी एग्जाम है उन सभी में ये जनरल साइंस काम आती है। और ये प्लेलिस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे बायो के अंतर्गत दोस्तों, किसके बारे में? तो हम बायो में बात कर रहे थे हमारी जो भी आपके आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावलियां हैं उनके बारे में। अब उन शब्दावलियों के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे युग्म विकल्पी के बारे में, यानी एलील्स के बारे में, फिर समयुग्मजी के बारे में, विषम युग्मजी के बारे में, और समलक्षणी यानी फिनोटाइप, और समजीनी यानी जीनोटाइप, और फिर सहलगनता और सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के बारे में बात कर चुके थे। आज आइए हम कुछ और नए वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड रहेगा, और कल हम 8 कर चुके थे डिस्कस, तो आज का हमारा 9वां वर्ड रहेगा जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन के बारे में, कि आखिर ये जीन है क्या। ठीक है, चलिए। तो ये जो जीन है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जीन का मतलब जो है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये डीएनए का एक छोटा सा खंड है जिसके अंदर आपके आनुवंशिकी जो होती है उसके कूट, आनुवंशिकी के जो कोड होते हैं, वो कोड इन्हीं डीएनए या इन्हीं जीन के अंदर, ये जो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए का एक छोटा सा भाग है, उस छोटे से भाग के अंदर जो है आपके आनुवंशिकी के कोड रहते हैं। और जिस भाग में आनुवंशिकी के कोड रहते हैं उसे हम कहते हैं जीन। ठीक है, ये जो जीन शब्द है इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1909 ईस्वी में जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि डीएनए। अब ये डीएनए और ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो डीएनए का वह छोटा खंड यानी छोटा सा पार्ट जिनमें एक सेकेंड, खंड जिनमें आनुवंशिक कूट यानी कोड निहित होता है। डीएनए जो है दोस्तों एक वो छोटा भाग है जिनमें आनुवंशिक कूट निहित होता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर आपका ये जो जीन शब्द है, इस जीन शब्द का सर्वप्रथम दिया किसने था, या प्रयोग जो है, तो आप लिखेंगे सर्वप्रथम प्रयोग, योग नहीं, सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था इस वर्ड का, वो किया गया था दोस्तों जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा? जोहानसन। ठीक है, और इन जोहानसन ने जो है ये वर्ड 1909 ईस्वी के अंदर किया था।
ठीक है। तो जीन क्या है, तो डीएनए का एक छोटा भाग है जिसके अंदर आनुवंशिक कोड जो है वो निहित रहते हैं, जीन कहलाता है। जीन का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग वो जोहानसन ने किया था 1909 के अंदर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे वर्ड आ जाता है 10th नंबर पर, वो है जीनोम। क्या, जीनोम। ये जीन कंप्लीट हुआ और अब हमारा आ जाता है जीनोम, ठीक है। तो जीनोम, अब हम बात करने जा रहे हैं जीनोम के बारे में कि आखिर जीनोम है क्या। तो दोस्तों ये जीनोम जो है वो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे, या जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर जो पाया जाने वाला आपका आनुवंशिक पदार्थ है, जो ये आपके आनुवंशिक होते, आनुवंशिकी जो होती है दोस्तों, उसमें एक पदार्थ होता है आनुवंशिक पदार्थ। उस आनुवंशिक पदार्थ को ही हम जीनोम कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दोस्तों जीनोम के बाद में 11th नंबर पर एक न्यू जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो है प्लाज्मा जीन। क्या है, प्लाज्मा जीन, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं हम, प्लाज्मा जीन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो प्लाज्मा जीन है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए तो प्लाज्मा जीन जो है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। प्लाज्मा जीन का मतलब होता है दोस्तों जो आपके गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स है, उनके बाहर अगर जो है दोस्तों आपका जीन कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें फिर हम प्लाज्मा जीन कहेंगे। यानी क्रोमोसोम्स है, ठीक है, उन क्रोमोसोम के बाहर जो जीन है वो यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में अगर हो, यानी कहने का मतलब जो जीन है वो अगर कोशिकांग के अंदर उपस्थित है तो आप उसे प्लाज्मा जीन कहेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, तो आप लिखेंगे क्रोमोसोम के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा भाग जिसके अंदर आनुवंशिक कोड होते हैं उसे कहा जाता है जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जोहानसन ने, ठीक है। किसने किया था, जोहानसन ने। कब किया था, तो आपके 1909 के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों हमने किसके बारे में बात करी, तो जोहानसन और जीन के बाद में हमारे पास में एक नया वर्ड आया जीनोम। तो जीनोम क्या था, जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर आनुवंशिक जो पदार्थ पाया जाता है उसे कहा जाता है,
ठीक है। उसके बाद में हमने किसके बारे में बात करी, तो उसके बाद में हमने बात करी प्लाज्मा जीन के बारे में। प्लाज्मा जीन क्या होता है, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बाहर यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में आपका जीन है तो आप उसे प्लाज्मा जीन कहेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर पर वर्ड आ जाता है आपका, 12 नंबर पर वर्ड कौन सा आ जाएगा, तो 12 नंबर पर आ जाएगा आपके वर्ड उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। तो आप लिखेंगे उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन या जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा म्यूटेशन। ठीक, क्लियर है, तो ये आप इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लीजिएगा, उत्परिवर्तन या जिसे कहा जाएगा म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो होता है वो एक ऐसा नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है, असतत हिंदी में कहेंगे नॉन कंटिन्यूअस, एक हेरिडिटी चेंजेस होते हैं जो आपके अचानक से हो जाते हैं, अचानक सडनली किसी में जो है डेवलप हो जाते हैं और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपके स्थानांतरण होता रहता है, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो आप लिख लीजिए जल्दी से कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन ऐसे असतत, ठीक है, यानी नॉन कंटिन्यूअस असतत आनुवंशिक, नॉन कंटिन्यूअस आनुवंशिक परिवर्तन, आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं जो अचानक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अचानक यानी सडनली, अचानक उत्पन्न होते हैं और फिर वो क्या है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र होते रहते हैं, फिर वो स्थानांतरण होता रहता है। समझ में आ गई बात, इसका फिर स्थानांतरण होता रहता है। तो ये है आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब है अचानक से कोई चेंज आना और फिर उस चेंज का आगे से आगे कंटिन्यूअस पीढ़ी दर पीढ़ी इन ट्रांसफ़र होते रहना, स्थानांतरण होते रहना म्यूटेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब दोस्तों हम जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जेनेटिक्स के अंतर्गत यूज होने वाली कुछ अलग अलग जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में। तो अभी तक आपने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, लेकिन जेनेटिक्स के बारे में मैंने सिर्फ आपको समझा दिया था, जेनेटिक्स लिखवाया नहीं था। तो आप अब जो है आनुवंशिकी की आप डेफिनेशन वगैरह जो है वो एक लिख लीजिए। तो आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो ये आखिर में भाई ये जेनेटिक्स है क्या, ये आप लिख लीजिए। तो आप आनुवंशिकी के अंतर्गत लिख लीजिए कि माता पिता से पेरेंट्स से यानी कि संतानों, माता पिता से संतानों में विभिन्न यानी डिफरेंट लक्षणों के, विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण
का विषय, स्थानांतरण का विषय तथा उससे संबंधित यानी उससे रिलेटेड कारणों, भाई उसके जो भी कारण हैं तथा उसके जो भी लक्षण हैं, यानी कारणों तथा लक्षणों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आनुवंशिकी है क्या? तो माता पिता से संतानों में जो विभिन्न लक्षण हैं उनका स्थानांतरण होना और उसके बारे में स्टडी करना, उसके जो भी रीजन्स हैं उनको जानना, उसके जो भी कारण हैं उन सब को जानना, ये सब जो है आपके भाई आनुवंशिकी के अंतर्गत आ जाता है। इसके पूरे अध्ययन को करना ही आनुवंशिकी के अंतर्गत आ जाता है। फिर ये जो हमारा आनुवंशिकी शब्द है, इस आनुवंशिकी का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, तो जेनेटिक्स शब्द या आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो आपके किया था W. वाटसन ने। ठीक है, किसने किया था? W. वाटसन ने। और ये जो W. वाटसन है इसने कब किया था? तो W. वाटसन ने 900 यानी 1905 के अंदर, ठीक है, कब किया था? 1905 ईस्वी के अंदर ये किया था। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये है आपका आनुवंशिकी। अब दोस्तों हमारी 14th नंबर पर आ जाता है एक न्यू वर्ड, और ये आप लिखेंगे कि वैसेक्टॉमी। क्या? वैसेक्टॉमी। तो आप लिखेंगे वैसेक्टॉमी। सर ये वैसेक्टॉमी क्या होता है? तो वैसेक्टॉमी का मतलब है, पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए वैसेक्टॉमी। और ये वैसेक्टॉमी जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि पुरुषों का बंध्याकरण। क्या कहलाएगा? वैसेक्टॉमी कहलाएगा। ऐसे ही ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है, महिलाओं का बंध्याकरण। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी का मतलब क्या है? पुरुषों का बंध्याकरण। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये तो सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब इसमें ये टर्मिनोलॉजी है। और 15th नंबर पर आपके आ जाती है ट्यूबेकोटॉमी। और ये जो ट्यूबेकोटॉमी होता है इसका क्या मतलब है? तो ट्यूबेक्टॉमी, और इसका मतलब है महिलाओं का बंध्याकरण। ठीक है, महिलाओं का बंध्याकरण। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो वैसेक्टॉमी का मतलब है पुरुषों का बंध्याकरण, और महिलाओं के बंध्याकरण को हम क्या कह देंगे? उनको कह देंगे ट्यूबेकोटॉमी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट हमारा 16th नंबर पर वर्ड आ जाता है कारक, यानी कि फैक्टर्स। ये जो कुछ वर्ड हैं ये बार बार आने वाले हैं, तो ये है फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में हम जान लेंगे कि ये फैक्टर्स क्या है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि आनुवंशिक के अंदर, यानी कि आपकी जो हेरिडिटी है उसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो ले जाने वाले
लक्षण को, जो ले जाने वाला लक्षण है उस लक्षण को कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। यानी कि फैक्टर क्या होता है? तो आनुवंशिकी के अंतर्गत जो आनुवंशिक लक्षण हैं उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ले जाने का जो काम करेगा, या जो ले जाने के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को हम क्या कह रहे हैं? उन लक्षणों को कहा जाता है आपका क्या? कारक कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलिए फिर अब आपके जो है दोस्तों और क्या वर्ड्स याद रखने हैं? तो जैसे कि आप लोग जो है एक और वर्ड याद रख सकते हैं, हालांकि ये हम अभी आगे पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कि 17 नंबर पर आप लिख लीजिए। 17 नंबर पर एक न्यू वर्ड है, और ये क्या है दोस्तों? तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन की बात करने वाले हैं। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो डीएनए है, यानी डीएनए से आपका आरएनए, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का जो सिंथेसिस होता है उसको हम कहा जाता है, हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। फिर 18 नंबर पे एक वर्ड आ जाता है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन। अरे भाई, कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं। ये ट्रांसलेशन है कि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आप ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन बनने की, जो प्रोटीन है उसके बनने की अंतिम क्रिया, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया है उसे हम कहेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो ट्रांसलेशन के बाद में ये हमारे 18 वर्ड्स जो है, 18 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद में कुछ और जो है दोस्तों आप लोगों के टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजीज़ हम तब यूज़ करेंगे जैसे जैसे हमारे आगे हम बायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिन्हें अभी यहाँ बता देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ बता दूंगा कि जो है आपका जो है इमेस्कुलेशन क्या होता है। अब इमेस्कुलेशन का मतलब होता है जो पुष्प होता है उसमें पराग कोष को हटा दिया जाए। अब आपके दिमाग में आएगा पराग कोष क्या है। तो ये कुछ अभी तक जो बताई टर्मिनोलॉजी वो थोड़ी इजी थी और थोड़ी ऊपर ऊपर से बताई, ये आपको समझ में आ चुकी होगी भाई। ये जैसे अब कारक है तो ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण है। ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनना। तो ये चीज़ें तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा। मैं एक बार आपको पूरी की पूरी जो कल से लेकर हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, और इसी के साथ फिर हमारा जो एक टॉपिक था कि भाई आनुवंशिकी, जो हमारा इधर को लिखा हुआ था कि आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली यानी जनरल टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, उनको हमने पढ़ लिया है।
तो आनुवांशिकी गुण का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होंगे और जनकों से संतानों में ये संचरित होते हैं। गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के गुणों का संचरण जो है वो युग्मकों के द्वारा होगा, जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। और आनुवांशिकी का पिता जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को, आपको पता होगा। और आनुवांशिकी वर्ड जो है वो किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था। ये बैटसन लिखा है क्या उस दिन? आप इसको चेंज कर लीजिएगा भाई, वॉटसन आएगा यहाँ, ठीक है। ये मैंने आज लिखवा दिया है, उस दिन हो सकता है बी गलती से लिखा हो, तो वॉटसन ने दिया था। फिर आगे बात करते हैं तो युग्म जो है हमारे विकल्पी का मतलब क्या है? तो एक ही गुण के जो विभिन्न विपर्यायी गुण रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण होते हैं उनको या उनके कारकों को एक दूसरे का युग्मक, विकल्पी या एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि गुण है परिणाम, तो उसमें आप पास या फेल होंगे, ठीक है। उसी के साथ में फिर मैंने आपको बताया था आगे क्या दोस्तों? तो आपको बताया था किसी पुष्प का रंग जो है वो कैसा हो सकता है, मानव जो है गोरा काला हो सकता है लंबाई के बेस पर, और ये सब चीज़ें फिर मैंने आपको क्लियर करवा दी थी, ठीक है। चलिए फिर है आपका समयुग्मजी क्या थे? तो जब किसी गुण के युग्म विकल्पी एलील समान हो। विषम युग्मजी जब युग्म विकल्पी में से कोई एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो, ठीक है। फिर समलक्षणी जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। समजीनी किसी भी जीव की जीनी संरचना जो है उस जीव की समजीनी या जीन प्रारूप कहलाती है या प्ररूप कहलाती है। सहलगनता यानी लिंकेज, जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बंधे हुए होते हैं तो उनकी वंशागति जो है स्वतंत्र न होकर एक साथ ही होती है, और इस घटना को मॉर्गन ने सहलगनता कहा था और इसे मेंडल का नियम का अपवाद माना जाता है, ठीक है। फिर मैंने सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया। तो लिंग निर्धारण में जो भाग लेने वाले क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। ऑटोसोम्स, ये गुणसूत्र नर व मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि हमने जो है आज क्या पढ़ लिया? तो जीन क्या है? तो डीएनए का छोटा भाग होता है, ये आनुवंशिक कूट इसमें निहित रहते हैं। और जीन जो है इसका इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वर्ड का किसने किया था? जोहानसन ने 1909 में। फिर जीनोम क्या थे? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उनको जीनोम कहा जाता है। प्लाज्मा जीन क्या है? तो क्रोमोसोम के बाहर जो जीन है यदि वो कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में होती है तो उन्हें फिर प्लाज्मा जीन कहा जाता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या है? तो उत्परिवर्तन एक ऐसा असतत आनुवंशिक परिवर्तन होता है जो अचानक से उत्पन्न होता है और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स, तो माता पिता से संतानों में जो विभिन्न लक्षण हैं उनका स्थानांतरण का विषय और उससे संबंधित उसके कारण, उसके लक्षणों का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है। ये वर्ड डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में दिया था। फिर हमने बात करी किसके बारे में? वेस्केटोमी, तो पुरुषों का बद्याकरण। टूबेकोटोमी, महिलाओं का बद्याकरण। कारक क्या है? तो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस है यानी संश्लेषण है। और ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया है। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये जो एक टॉपिक था जनरल टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू जेनेटिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो योर फ्रेंड्स आल्सो बेनिफिटेड बाय दिस क्लास। थैंक यू।